Hello students, in this video we will discuss about infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy is the study of interaction between IR radiations and matter. As we know what is spectroscopy, spectroscopy is the study of interaction of radiations with matter. IR spectroscopy is a class of spectroscopy in which we deals with interaction of infrared radiations, जिसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है वो स्टडी करते हैं. जो मेनली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में आपका जो विजिबल और माइक्रोवेव रीजन होता है उसके इन बिटवीन प्रेजेंट होती है. जैसे आपका जो ऑर्डर होता है उसमें आपका जो विजिबल और माइक्रोवेव के इन बिटवीन होती है आपकी इंफ्रारेड. इसमें भी आपका इंफ्रारेड में भी फर्दर आपके तीन रीजन होते हैं. एक आपका होता है नियर आईआर जो आपका विजिबल के पास होता है, मिड आईआर और एक फार इंफ्रारेड रीजन. इसके बारे में हम आगे अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ये एक टाइप का जैसे सिंपल आपका आईआर दिखा रखा है इथेनॉल का. जो आईआर स्पेक्ट्रा है इस टाइप से होता है. इसमें हम एक साइड आपका वेव नंबर होता है एक एक्सिस पे और एक पे आप ट्रांसमिटेंस. तो मेनली जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है वो आपका ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर का एक ग्राफ होता है और इस टाइप से थोड़ा सा आपका ये स्पेक्ट्रा होता है. अब प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के. प्रिंसिपल्स में आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो आपका वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की उससे रिलेटेड होती है. मॉलिक्यूल्स में जो रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उससे रिलेटेड होती है आपकी आईआर. जब भी आपका आईआर फ्रीक्वेंसी है आपका नेचुरल जो जितनी आपकी किसी मॉलिक्यूल को आपका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने के लिए चाहिए उसके इक्वल फ्रीक्वेंसी की आईआर रेडिएशन होगी तो मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो बेसिक प्रिंसिपल आपका क्या है, जितनी मॉलिक्यूल को आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए चाहिए है तो उतनी फ्रीक्वेंसी की आईआर रेडिएशन है तो उसको मॉलिक्यूल आपका एब्जॉर्ब कर लेगा. अब एब्जॉर्प्शन से क्या होगा आपका, जब भी आपका मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उससे क्या होगा, एक्साइटेशन होएगी मॉलिक्यूल्स की और वो एक्साइटेशन होएगी वाइब्रेशनल लेवल्स में, लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल. जो आपका मेन ये ध्यान रखना है जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपने पहले पढ़ चुके हैं हम लास्ट सेमेस्टर में कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को आपका एक्साइट कर सके. तो वो इतनी होती है कि आपका जो वाइब्रेशनल लेवल्स है मॉलिक्यूल उसमें एक्साइट कर सकती है. लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है मॉलिक्यूल. अब हर वाइब्रेशनल लेवल जो ईच वाइब्रेशनल लेवल है उसके अंदर काफ़ी सारे क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल होते हैं क्योंकि रोटेशनल एनर्जी है जो आपका वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाइब्रेशनल एनर्जी. रोटेशन के लिए मॉलिक्यूल्स को एनर्जी कम चाहिए होती है वाइब्रेशनल के कंपैरिजन में. तो आपका हर वाइब्रेशनल लेवल में क्लोजली आपका प्लेस्ड रोटेशनल लेवल्स होते हैं काफ़ी सारे. इसीलिए जब भी आपका कोई लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा मॉलिक्यूल तो मींस उसमें साथ के साथ रोटेशनल चेंजेस भी होंगे. वो एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में भी जा सकता है क्योंकि हर वाइब्रेशन लेवल के बीच में काफ़ी सारे आपके रोटेशनल लेवल होते हैं. इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इकट्ठा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं. वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि एक साथ वाइब्रेशन हो रहा है तो आपका साथ के साथ रोटेशन भी होएगा. जब हर ये नहीं है कि आपका कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर सारे के सारे ही बॉन्ड आपका आईआर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ये सिर्फ उनमें होता है उन बॉन्ड्स में जिन बॉन्ड्स में आपका क्या है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट है. जिन बॉन्ड्स की डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाती है तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट है जिनमें तो उनमें ही सिर्फ वही आपके आईआर रेडिएशन रीजन में एब्जॉर्ब करेंगे और इन ट्रांजिशंस को आप कहते हैं आईआर एक्टिव ट्रांजिशंस. तो वो बॉन्ड क्या करेंगे, जिन बॉन्ड्स में आपका चेंज इन एनर्जी लेवल और आपका आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने से क्या हो रहा है, आपका डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही है तो वो एब्जॉर्ब करेंगे आईआर रेडिएशन को और उनको बोलते हैं आप आईआर एक्टिव ट्रांजिशंस. अब जिनमें आपका चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, जिन मॉलिक्यूल्स में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती है चेंज इन डाइपोल मोमेंट तो उन बॉन्ड्स को आप कंसीडर करते हैं आईआर इनएक्टिव. अब जैसे CO2 है, आगे आएगा आपका कि कितने टाइप्स के आपके वाइब्रेशंस हो सकती है मॉलिक्यूल में. तो उन वाइब्रेशंस में जिन वाइब्रेशन से आपका चेंज इन डाइपोल मोमेंट हो रहा है तो वो आपके आईआर एक्टिव और जिनमें आपका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है वो आपके आईआर
इनएक्टिव। अब जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, के मास क्या है आपका एटम्स का। सेकंड है आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कितनी है बॉन्ड्स की। और थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। मेनली आपने हुक्स लॉ पढ़ा है, तो आपका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आपका डिपेंड करती है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ एटम्स पे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स पे और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। नो टू कंपाउंड्स एक्सेप्ट द इनेंशियोमर्स कैन हैव द सिमिलर IR स्पेक्ट्रा। अगर इनेंशियोमर्स हैं तो हो सकता है, लेकिन अगर दो कंपाउंड्स हैं तो उनका सिमिलर IR स्पेक्ट्रा नहीं होगा। तो इसलिए इसको आपका आगे आएगा आपका फिंगरप्रिंट रीजन वगैरह। तो मेनली आपने ये ध्यान रखना है, दो कंपाउंड्स हैं तो उनका IR स्पेक्ट्रा सिमिलर नहीं होगा। अब इसमें थ्योरी है, जब भी आपका कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है 100 सेंटीमीटर इनवर्स से लेस फ्रीक्वेंसी की, तो मोलिकुलर रोटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, रोटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि रोटेशन के लिए बहुत ही कम अमाउंट में जो फ्रीक्वेंसी है वो नीड होती है, बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। तो 100 सेंटीमीटर इनवर्स से भी कम फ्रीक्वेंसी पे क्या है आपका मोलिक्यूल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका मोलिक्यूल ज़्यादा रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जैसे अगर वो रेडिएशन है लेवल है 10⁴ टू 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, इस रीजन में अगर रेडिएशन है तो आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेशन भी स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेशन भी होएगी। तो ये आपने ये इंपॉर्टेंट है, जो वाइब्रेशनल लेवल होता है वो आपका क्या होता है 10⁴ टू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। ये है आपका IR रीजन। मीन्स इस रीजन में अगर आपका फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जब भी एक वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होएगा, तो मतलब जब भी वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है तो लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी भी चेंज होती है। इसलिए इसको आपका जब भी आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है तो साथ के साथ हमें वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स दिखाई देते हैं। ये आपका आगे भी आएगा, जैसे अब आपका ये डायग्राम है, यहाँ पे जो ब्रॉड बैंड्स हैं, जो बैंड्स हैं वो ब्रॉड हैं, वो इसलिए है, पीक इसलिए नहीं दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि जब भी एक वाइब्रेशनल चेंज होता है तो साथ के साथ काफ़ी सारे रोटेशनल चेंज भी होते हैं। आगे डायग्राम में आपको डायग्रामेटिकली शो करेंगे। तो हर वाइब्रेशनल लेवल में काफ़ी सारे रोटेशनल लेवल होते हैं, तो वाइब्रेशनल चेंज होएगा तो रोटेशनल चेंज भी होता है। तो हमें वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स मिलते हैं, जिससे ये आपका क्या है, ये आपका ब्रॉड पीक दिखाई देती है, नॉट ए सिंगल पीक। अब सबसे पहले तो ये आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन दिखा रखा है, जैसे ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें हमने दिखा रखा है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये आपका एक फर्स्ट कोई सपोज ये आपका 1 एनर्जी स्टेट है, ये आपकी सेकंड एनर्जी स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जो ये C से आपका जो ट्रांजिशंस दिखा रखे हैं, ये आपके दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और जो सबसे स्मॉल दिखा रखा है, देखो ये V0 है आपका ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और V1 है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो ये जो दो वाइब्रेशनल लेवल है V0 और V1, इनके बीच में काफ़ी सारे रोटेशनल लेवल होते हैं, जैसे R1, R2, R3। तो जब भी आपका कोई वाइब्रेशनल चेंज होता है तो साथ के साथ रोटेशनल चेंज भी होता है, क्योंकि रोटेशन के लिए तो एनर्जी बहुत ही स्मॉल चाहिए। जैसे ये R0 से R1, ये आपका R2 तक हो रहा है, या आपका यहाँ से R1 से R3 तक हो रहा है। तो जैसे भी ये आपके वाइब्रेशनल लेवल हैं, यहाँ से इस वाइब्रेशनल लेवल से V0 से V1 में, ये वाला भी आपका B में, जो B में दिखा रखे हैं जो तीन आपके एक्साइटेशंस, इनमें आप ध्यान से देखो B के ऊपर जो आपका 3 एक्साइटेशन है, तो तीनों में V0 से V1 है वाइब्रेशनल लेवल, ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट स्टेट वाइब्रेशनल लेवल है। लेकिन जो रोटेशनल लेवल है वो अलग अलग है, इसमें रोटेशनल लेवल अलग, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो जब भी आपका कोई वाइब्रेशनल चेंज होता है तो काफ़ी सारे रोटेशनल चेंज होते हैं। तो इसलिए में जो डायग्राम है, जो आपका बैंड है वो ब्रॉड दिखाई देता है, एक सिंगल पीक नहीं दिखाई देती है। अंडरस्टूड? अब कंडीशंस क्या क्या हैं जो आपका IR एब्जॉर्प्शन के लिए, दो क्राइटेरिया कौन कौन से होने चाहिए? मॉलिक्यूल शुड पोजेस वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। तो मॉलिक्यूल में तो वाइब्रेशनल रोटेशन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। द मॉलिक्यूल मस्ट गिव राइज टू एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वाइब्रेशनल एनर्जी, तो मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, मींस चेंज इन डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज एसिमेट्रिक है तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका बेसिक कंडीशन है आईआर के लिए। अब आपका 3 मेन टाइप के एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं आपके आईआर स्पेक्ट्रा में, फंडामेंटल बैंड्स, ओवरटोन बैंड्स एंड कॉम्बिनेशनल बैंड्स। फंडामेंटल बैंड्स और टोन बैंड और कॉम्बिनेशनल। जो फंडामेंटल बैंड्स होते हैं वो आपके होते हैं नॉर्मली आपका ग्राउंड स्टेट से, जब आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसको आप बोलते हैं फंडामेंटल। कॉम्बिनेशनल होता है जब आपका कोई, जैसे आपका कोई बैंड है, अगर दो फ्रीक्वेंसीज के सम के दो के अगर इक्वल है तो उसको आप बोलते हैं फंडामेंटल बैंड, सॉरी कॉम्बिनेशनल बैंड। कॉम्बिनेशनल बैंड में जैसे V1 प्लस V2 दो आपके फंडामेंटल बैंड्स के सम के इक्वल होता है आपका कॉम्बिनेशनल बैंड। आपको ये पता है, ये फंडामेंटल सिंपल बेसिक होता है आपका V0 से V1, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सिंपल फंडामेंटल बैंड। ओवरटोन बैंड क्या होता है अब आपका, ओवरटोन बैंड जैसा कि आप सब पढ़ रखा है, ये कोई बता सकता है। ओवरटोन बैंड होता है आपका जब जैसे ग्राउंड स्टेट से आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है वो तो आपका फंडामेंटल है, लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, म्यू नोट से म्यू 2 में, जब मॉलिक्यूल म्यू नोट से म्यू 2 में चला जाता है ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो उस बैंड को आप बोलते हैं ओवरटोन बैंड। जैसे ये आपका डायग्राम दिखा रखा है एक, इसमें ये आपका फंडामेंटल बैंड है 1717 पे, और ये 3414 पे। जब म्यू नोट यहाँ आता था म्यू नोट टू म्यू 1, ये है आपका म्यू नोट टू म्यू 2, ये आपका है ओवरटोन बैंड। इस बैंड को आप क्या बोलते हैं, ओवरटोन बैंड बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन बैंड दो फंडामेंटल बैंड्स का सम होता है। व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस? फर्मी रेजोनेंस जब आपका क्या होता है, कई बार आपका क्या होता है, फंडामेंटल बैंड या फिर आपका ओवरटोन और कॉम्बिनेशनल बैंड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका नया बैंड आता है उसको आप बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। ये बता भी रखा है आपका, इंटरेक्शन विच अकर्स बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन और कॉम्बिनेशनल बैंड्स आर नोन एज फर्मी रेजोनेंस। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो रेजोनेंस है उसको बोलेंगे आप फर्मी रेजोनेंस। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये उस टाइम पे ऑब्जर्व किया जाएगा जब दो फंडामेंटल बैंड्स या फिर आपका किसी फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन बैंड की ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है। अब जब एनर्जी सिमिलर है तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से रेजोनेंस कर सकते हैं। अब उस टाइम पे क्या होगा, देखो कंडीशन फर्स्ट क्या होगी, इसमें फंडामेंटल बैंड्स की और ओवरटोन बैंड्स की नियरली सेम एनर्जी है, तो उस टाइम पे आपका फर्मी रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है। उस टाइम पे क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल आपकी फंडामेंटल आपकी एनर्जी ट्रांसफर, जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर करेगा अपनी एनर्जी फंडामेंटल से ओवरटोन में और बैक अगेन, सो दैट ईच लेवल बिकम पार्शली फंडामेंटल और पार्शली ओवरटोन इन कैरेक्टर। उनमें अब रेजोनेंस आ जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, फंडामेंटल एनर्जी अपनी एनर्जी ओवरटोन को ट्रांसफर करेगा, ओवरटोन फंडामेंटल को, जिससे दोनों आपका फंडामेंटल कैरेक्टर भी आ गया आपका और ओवरटोन कैरेक्टर भी आ गया। अब इससे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बैंड्स होंगे आपका इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग एंड वीक बैंड। जैसे आपको पता है फंडामेंटल है तो उसमें स्ट्रॉन्ग आता है बैंड, ओवरटोन है तो उसमें बैंड वीक आता है। लेकिन जब फर्मी रेजोनेंस होता है, एनर्जी का म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, तो उससे आपका क्या है, फर्मी रेजोनेंस फिनोमिना होता है, और जिससे जो बैंड आएंगे दोनों के दोनों क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग बैंड आएंगे, क्योंकि उनमें दोनों में क्या है, फंडामेंटल पार्शियल फंडामेंटल कैरेक्टर भी है और पार्शियल ओवरटोन कैरेक्टर भी है। जैसे ये दिखा रखा है, अगर दो बैंड हैं आपके नियरली सिमिलर एनर्जी के, ये आपका जो लार्ज दिखा रखा है, जो ऊपर आपका लार्ज जो बैंड दिखा रखा है जिसकी आपकी ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है वो आपका फंडामेंटल बैंड है, जिसकी ट्रांसमिटेंस कम है वो आपका ओवरटोन बैंड है। तो फर्मी रेजोनेंस के बाद क्या होता है, नियरली इक्वल आपका स्ट्रॉन्ग बैंड्स दिखते हैं दोनों। CO2 के केस में एग्जांपल दिखा रखा है आपका, फंडामेंटल बैंड आपका होता है 1337 पे और ओवरटोन है 1334.6 पे। लेकिन फर्मी रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, फर्स्ट बैंड आपका हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे आपके दो बैंड आते हैं, एक 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स पे और एक 1388.3 सेंटीमीटर इनवर्स पे। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ जिससे आपका क्या हो गया, बैंड हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो गया, और लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग बैंड आए आपके। इस फिनोमेना को बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। नेक्स्ट इज फिंगर पॉइंट रीजन।
फिंगर पॉइंट, जैसे आपको पता है फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन जब भी आपको कहीं कहीं पे आपका वेरिफिकेशन होती है तो आपका फिंगरप्रिंट इंपॉर्टेंट होता है, और हम जानते हैं हर ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट अलग होता है। ऐसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हर कंपाउंड का आपका अलग होता है, आपका आईआर स्पेक्ट्रा एक रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में, इसलिए उस रीजन को आपका फिंगरप्रिंट रीजन बोला जाता है। ये रीजन होता है आपका 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से जो बिलो वाला रीजन होता है, उसमें क्या होता है, उस रीजन को आप बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। यहाँ पे जर्नली आपका क्या होता है, नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ज़्यादातर हमें बेंडिंग वाइब्रेशंस मिलती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कंपैरिजन में, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, अब बेंडिंग के लिए कम, तो बेंडिंग ज़्यादा होती है हमारी इस रीजन में, फिंगरप्रिंट रीजन में। अब क्या होता है, थोड़े से ही डिफरेंस, अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही डिफरेंस आया तो आपका जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स है उनमें काफ़ी चेंज आ जाता है। इस वजह से आपका क्या है, थोड़ा सा चेंज होती है स्ट्रक्चर, आपका अलग आईआर स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए इस रीजन को आपका क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन बोला जाता है। जैसे लिखा भी हुआ है लास्ट में आपका, many compounds show unique absorption bands in this region and which is very useful for the identification of compounds। सबका आपका एक यूनिक एब्जॉर्प्शन बैंड होता है हर कंपाउंड का, तो इसलिए वो उन कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल होता है, इसलिए रीजन है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। जैसे जो 1500 से बिलो वाला होता है, ये जो आपका रीजन है, आपका जो ब्लू के आपका राइट साइड में दिखा रखा है, ये आपका फिंगरप्रिंट रीजन है, क्योंकि 1500 से नीचे वाला रीजन, इसमें आपका हर कंपाउंड का, जैसे आपका देखो ये दो कंपाउंड्स, दो आपके आईआर स्पेक्ट्रो दिखा रखे हैं, आईआर स्पेक्ट्रम दिखा रखे हैं। जो ऊपर वाला है वो है आपका प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल का, और जो सेकंड वाला है वो है आपका 2 प्रोपेनॉल का। अब दोनों में आपका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपका क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। OH की पोजीशन चेंज है, एक में फर्स्ट कार्बन पे है, एक में सेकंड कार्बन पे है। अब आप आगे देखें, जो 1500 से ऊपर वाला रीजन है उसमें क्या आपका सिमिलर दिख रहा है आपको, देखो जो दो आपके जो बैंड्स हैं जर्नली सिमिलर रेंज में दिख रहे हैं, तो मीन्स आपका आगे से तो आप पहचान नहीं सकते, लेकिन 1500 से बिलो देखेंगे आप तो देखो अलग अलग है, ऊपर वाले का आपके बैंड्स अलग हैं, नीचे वाले के अलग हैं, मीन्स थोड़ा सा ही चेंज कर दें स्ट्रक्चर में तो जो फिंगरप्रिंट रीजन में जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए आपका जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो आपका स्टडी में हेल्पफुल है, आपका अलग अलग कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में। इस रीजन को देख के हम बता सकते हैं कि आपके कंपाउंड्स क्या हैं, अलग अलग है, आगे वाले रीजन से नहीं बता सकते थे हम। अब फिंगरप्रिंट रीजन को भी आगे सब डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट है आपका 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें क्या होता है आपका, जो आप अगर आपका कोई डबलेट है आपका 1380 सेंटीमीटर और 1365 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये आपका बताता है कि आपके मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से दो आपके बैंड्स आते हैं 1380 सेंटीमीटर इनवर्स और 1365 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड रीजन है आपका 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जिसमें जैसे आपका ग्रुप्स हैं, लाइक एल्कोहल्स हैं, एस्टर्स हैं, लैक्टोन्स हैं, एसिड हाइड्राइड्स हैं, सब में जो करेक्टरिस्टिक्स एड्जॉर्प्शन होता है कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग की वजह से। हमेशा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो आपका 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में आती है। तो उस रेंज में आपका कोई बैंड है तो वो मे भी किसकी वजह से हो सकता है, आपका एल्कोहल, एस्टर, लैक्टोज और एसिड एनाइड्राइड में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की वजह से। अब जो आपका थर्ड रीजन है आपका कार्बन ऑक्सीजन बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स वाला, उसमें आपका क्या है, सिस और ट्रांस एल्कीन्स को आप वहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपका ये या फिर ये बता सकते हैं कि आपका जो सब्सटीट्यूएंट है वो ऑर्थो पोजिशन पे है, मेटा पे है या पैरा पोजिशन पे है। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशंस कितने टाइप की होती हैं। जनरली 2 टाइप की आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशंस। उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है आपकी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक वाइब्रेशन और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। जो बेंडिंग है वो आपकी 4 टाइप से होती है, सिजरिंग, सेकंड रॉकिंग, थर्ड वेगिंग एंड फोर्थ ट्विस्टिंग। अब जैसे ये आपके सारे इनके बारे में बता रखा है। जैसे आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखा रखा है, ये आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, आपका दोनों के दोनों जो एटम है, आउटसाइड एटम्स हैं, या तो वो आपके सेंटर से दूर मूव करेंगे या टुवर्ड्स द सेंटर मूव करेंगे, मींस डायरेक्शन सेम रहेगी, दोनों के दोनों एक ही साइड मूव करेंगे, तो दोनों की दोनों ही आपका अवे मूव करेंगे आपके सेंटर से, या दोनों की दोनों
टुवर्ड्स द सेंटर मूव करेंगे। जैसे दिखा रखा है इसमें डायग्राम में, दोनों की दोनों अवे मूव कर रहे हैं, ये भी हो सकता है दोनों की दोनों सेम साइड मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में जनरली क्या, बॉन्ड आपका उनमें एक्सिस चेंज नहीं होता बॉन्ड्स का, सिर्फ आपका वो स्ट्रेच होते हैं, या तो आपका वो अवे मूव करते हैं या आपका टुवर्ड्स द सेंटर मूव करते हैं। अब उसमें दो टाइप होते हैं आपके, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सेम रहेगा, या तो दोनों ही अवे मूव करेंगे या दोनों ही आपका टुवर्ड्स द सेंटर मूव करेंगे। अब एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक एटम तो आपका अवे मूव कर रहा है और एक टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा है। जैसे आपका डायग्राम में दिखा रखा है, जो आपका सेकंड डायग्राम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला दिखा रखा है, एक एटम तो आपका सेंटर से अवे मूव करेगा और एक टुवर्ड्स द सेंटर मूव करेगा, ये होता है आपका एसिमेट्रिक। मेन आपका स्ट्रेचिंग में आपका क्या होता है, आपका सिर्फ आपका अवे और टुवर्ड्स आते हैं, सिर्फ आपका एक्सचेंज चेंज नहीं होता। उसमें भी आपके दो टाइप के डिस्कस कर लिए हमने। अब बेंडिंग में आपका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये है आपका सीजरिंग। सीजरिंग में क्या होता है, प्लेन आपका चेंज नहीं होता, प्लेन आपका चेंज नहीं हो रहा होता, आपका दोनों के दोनों एटम्स या तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या दोनों दूर मूव करेंगे। जैसे अब इसमें क्या डायग्राम में दिखा रखा है कि दोनों एटम्स सेम पास पास आ रहे हैं, दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ दूसरे के पास आ रहे हैं। एक बार क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, फिर एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे। सीजरिंग में जैसे कैची चलती है ना आपकी, दोनों आपके पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे पास जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सीजरिंग। सीजरिंग आपका ये बेंडिंग का ही टाइप है एक आपका, इसमें इन प्लेन बेंडिंग होती है ये आपका, इन प्लेन बेंडिंग आपने ये ध्यान रखना है। सीजरिंग और रॉकिंग है जो आपकी, वो इन प्लेन बेंडिंग है। जैसे आपका स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, इसमें एक्सिस चेंज नहीं होता, ठीक है। ये आपका जो बेंडिंग है इसमें आपका प्लेन नहीं चेंज होएगा, प्लेन नहीं चेंज होएगा, और ना ही बोन्ड्स की डिस्टेंस चेंज होती है। अब स्ट्रेचिंग में तो बोन्ड्स की डिस्टेंस चेंज हो रही है, या तो वो आपका अवे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स। अब इसमें बेंडिंग में आपका इन प्लेन बेंडिंग में, सीजरिंग में आपका है तो दोनों पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, जैसे कैची में होता है, कैची चलती है। ये आपका सेकंड है आपका रॉकिंग, ये इन प्लेन बेंडिंग का ही टाइप है, ये भी ये एसिमेट्रिक होती है। इसमें सिमेट्री नहीं, जैसे आपका एक इसके पास जा रहा है तो दूसरा उतनी ही दूर जा रहा है आपका। एक मतलब एक अगर एटम दूसरे एटम के पास जाने की कोशिश करेगा तो दूसरा एटम उससे उतना ही दूर जाता जाएगा, इसको बोलते हैं आप रॉकिंग। अब आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी आपकी दो टाइप से होती है, एक होती है आपकी सिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक को आप बोलते हैं ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में आपका क्या होता है, ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे आपका ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसे ट्विस्ट कर दिया है तो वो आपकी बेंडिंग होती है आपकी ट्विस्टिंग बेंडिंग। और एक आपका होता है वैगिंग। वैगिंग में क्या है, एक ही तरफ आउट ऑफ प्लेन होते हैं दोनों, एक ही तरफ, जैसे डायग्राम से दिखा रखा है, एक जिस प्लेन में जैसे जिस आउट ऑफ प्लेन जोन से एक जा रहा है तो दूसरा भी उसी आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। ट्विस्टिंग में अपोजिट होता है, जैसे आपका एक प्लेन में एक अबो द प्लेन चला गया, एक नीचे बिलो द प्लेन आ गया, जैसे अलग अलग प्लेन में गए। इसमें आपका सेम प्लेन में जाएंगे, सेम एक साथ आउट ऑफ प्लेन रहेंगे, सेम फिर आपका दोबारा सेम प्लेन में आ जाएंगे। इस टाइप से होता है आपका वैगिंग में। वैगिंग में आपका अब नेक्स्ट है आपका, अब कौन कौन से फैक्टर्स आपके एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं तो उनके पास डाइपोल मोमेंट ही नहीं होती, हमने पढ़ रखा है चेंज इन डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए आपका, तो वो कंपाउंड आपके क्या होंगे, IR एक्टिव। तो सिमेट्रिक कंपाउंड्स में डाइपोल मोमेंट ही नहीं होती, जैसे आपका एसिटाइलिन है तो ये आपका क्या होएगा, IR इनएक्टिव होएगा। सेकेंड है आपका कपलिंग। अब क्या होता है आपका, कपलिंग की वजह से आपका क्या हो जाता है, IR फ्रीक्वेंसी और आपका इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे आपका नॉर्मल आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है 1650 डिग्री पे आता है उनका, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे उनका बैंड आता है। लेकिन मैकेनिकल कपलिंग की वजह से तो कार्बन कार्बन सिस्टम के एलिन्स में जो बैंड है आपका 1960 और 1970 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलता है। मीन्स आपके दो सेम जैसे बॉन्ड है, सिमिलर बॉन्ड है, तो उस टाइप पे क्या होगी आपकी कपलिंग। कपलिंग की वजह से आपका जो है बैंड्स है, आपका दो बैंड मिलेंगे वो हाइयर फ्रीक्वेंसी पे आपका, जैसे आपका नॉर्मल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1650 पे मिलता है, एलीन में आपका 1960 और 1970 सेंटीमीटर इनवर्स पे। फर्मी रेजोनेंस भी आपका IR फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्प्शन को बताता, आपका इन्फ्लुएंस करता है, हम डिस्कस ही कर चुके हैं। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, जब आपका जैसे ओवरटोन बैंड है CHD फॉर्मेशन का 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है, तो आपका ये आपका सेम स्ट्रेचिंग पे मिलेगा। पर ये चलो वैसे आप डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी, उससे भी आपका IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेंज होता है। स्ट्रोंगर द हाइयर बॉन्ड ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट,
जितना स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट उतनी ही आपकी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अब इंटरमोलिकुलर है जब आपका अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ब्रॉड बैंड मिलते हैं जनरली, और इंट्रामोलिकुलर है तो आपके शार्प बैंड्स मिलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमेशा एब्जॉर्प्शन क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होता है, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होता है, सॉरी। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं काफ़ी सारे जो आपका एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, आइसोमेरिक इफेक्ट है। अब इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है आपका इंक्रीज, जैसे आपका इंडक्टिव एक एसीटोन है तो उसमें आपका 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लेकिन क्लोरोएसीटोन है, क्लोरोएसीटोन है तो 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपका जो वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो उससे आपका क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ऐसे ही मेजोमेरिक एसिटोफिनोन है आपका एसिटोफिनोन का 1693 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है, और पैरामीनो एसिटोफिनोन का 1670 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है। तो इंडक्टिव और आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये भी आपका अफेक्ट करते हैं इसको, आपका एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। स्ट्रॉन्ग बैंड होगा, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका एड्जॉर्प्शन क्या होएगा, आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी आपका आईआर फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकता है। जैसे बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेन में 1815 था, फिर आपका साइक्लोब्यूटेन में 1780 था, फिर आपका साइक्लोपेंटेन में 1745 था, आपका 6 मेंबर्ड आपकी रिंग होगी, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सोनोन हो गया तो आपका 1715 हो गया, ठीक है। नॉर्मल एसीटोन में भी 1715 होता है। तो जैसे जैसे आपका रिंग साइज इंक्रीज कर रहा है तो आपका क्या होता है, रिंग साइज इंक्रीज करने से जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप रिंग साइज बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। या रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा तो आपका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ेगी। अब सैम्पलिंग कैसे करते हैं हम, सॉलिड सॉल्यूशन को भी रन कर सकते हैं, मल्ट टेक्निक है, प्रेशर्ड पैलेट टेक्निक है, सॉलिड फिल्म्स हैं। अब सॉलिड रन कैसे करते हैं हम, कोई सॉलिड को सैंपल को किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करते हैं, उसकी एक ड्रॉप आप क्या कर लेते हैं, अल्कली मेटल डिस्क पे रखते हैं और उसको एवापोरेट होने देते हैं, लीविंग ए थिन फिल्म विच इज देन माउंटेड ऑन ए स्पेक्ट्रोमीटर। मल्ट टेक्निक में क्या होता है, फाइनली पाउडर्ड सैंपल लेते हैं, उसमें प्लस मिलिंग एजेंट लेते हैं, न्यूजोल होता है जर्नली, और एक थिक पेस्ट बना लेते हैं उसका। तो उस मल को हम मल प्लेट्स में रखते हैं, प्लेट्स आर स्क्वेंजिंग टुगेदर टू एडजस्ट द थिकनेस, इट इज देन माउंटेड इन स्पेक्ट्रोमीटर। ऐसे ही आपका पैलेट टेक्निक में क्या होता है, केबीआर पैलेट्स बना लेते हैं हम, इसमें आपका पाउडर्ड सैंपल्ड है उसको मिक्स करते हैं 100 टाइम्स into 8 ऑफ केबीआर और in a vibrating ball mill, and then the mixer is then pressure under very high pressure in evacuable dye to form a small pellet, और इसको हम फिर स्पेक्ट्रोमीटर में रख देते हैं। अब एडवांटेज क्या है इसके, आपके जो केबीआर पैलेट्स के, एक तो जो बैंड्स को एलिमिनेट कर देता है, जो आपका म्यूलिंग एजेंट की वजह से भी आपके बैंड आ सकते थे अगर हम उस टेक्निक से करते, तो इसमें आपका क्या है, तो वो बैंड्स खत्म हो जाते हैं। अब पैलेट्स हैं जो ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक हम इनको स्टोर कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन है सैंपल की वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पॉलीमर्स के लिए सूटेबल नहीं है ये, जो क्योंकि वो केबीआर के साथ बाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हाई प्रेशर से कई बार क्या होता है, क्रिस्टैलिटी ऑफ सैंपल है वो भी आपका क्या है, चेंज हो सकती है, तो वहाँ पे भी आप इसको केबीआर पैलेट मेथड को यूज नहीं कर सकते। सॉलिड फिल्म्स, एमोर्फस सॉलिड को डिजोल्व कर लेते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, और इस सॉल्यूशन को हम रॉक साल्ट प्लेट पे NaCl और केबीआर पे पावर्ड करते हैं, देन द सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड बाय जेंटल हीटिंग। इस मेथड को हम यूज कर लेते हैं हम। सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड, अगर हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड सैंपल कैन बी सैंडविच बिटवीन 2 अल्कली हैलाइड प्लेट्स, द सैम्पलिंग सेल थिकनेस इज 0.01 to 0.05 ml। क्या करते हैं हम, सैंडविच कर लेते हैं लिक्विड को 2 अल्कली हैलाइड्स की प्लेट्स के बीच में। गैसेज की सैम्पलिंग कैसे करते हैं, गैसेज के सैंपल को क्या करते हैं हम, ग्लास सेल में जो NaCl की बनी हुई है उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम एज ए गैसेज एग्जामाइन करते हैं, जैसे 1,4-डाइऑक्सेन है। सॉल्यूशंस का हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग, सॉल्यूशंस की सैम्पलिंग में क्या करते हैं, 1 से 5% सॉल्यूशन
है वो प्लेस करते हैं सॉल्यूशन सेल में जो आपका मेटल एलाइड से बनी हुई है, और सेकंड सेल कंटेनिंग द प्योर सॉल्वेंट एक्ट एज ए रेफरेंस। तो एक आपकी सेल होगी जो रेफरेंस लेते हैं, और दूसरी सेल में आपका क्या करेंगे 1 से 5% सॉल्यूशन लेंगे। तो ये आपका इस तरीके से हम सैम्पलिंग सॉल्यूशंस की कर सकते हैं। जनरली आपके जो रेफरेंस इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स हैं वो हैं आपके क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। अब है एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या क्या है? जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होता है फिंगरप्रिंट रीजन में, तो उस वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी आपकी क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हम किसी भी एब्जॉर्प्शन बैंड की प्रेजेंस या एब्सेंस से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जैसे ये आपका टेबल दिखा रखा है जिसमें बता रखा है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की आपका वेव नंबर और इंटेंसिटी शो कर रखी है। जैसे जो C ट्रिपल बॉन्ड N है आपका, उसकी जो वेव नंबर है वो 2260 से 2220 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलता है, और मीडियम इंटेंसिटी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उसका भी ऑलमोस्ट ये रीजन होता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड होता है बैंड, 2260 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, और मीडियम या फिर वीक इंटेंसिटी होगी। जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसका में मिलता है 1680 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स में मीडियम इंटेंसिटी का बैंड, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन बॉन्ड है उसका में मिलता है 1650 से 1550 सेंटीमीटर इनवर्स पे मीडियम बैंड। जो बेंजीन है उसकी वजह से हमें 1600 पे और 1500 से 1430 पे स्ट्रॉन्ग टू वीक बैंड मिलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल जो आपका बॉन्ड है उसका आपका 1780 से 1650 की रीजन में स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है। तो मीन्स अगर इस रीजन में आपका कोई बैंड नहीं है तो हम ये कह सकते हैं हमारे कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड एब्सेंट है। अगर इस रीजन में कोई बैंड है तो मीन्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो आपका आता है 1250 से 1050, पहले भी हमने डिस्कस किया था। जैसे एल्कोहल्स हैं आपके, या फिर आपका एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, एस्टर्स हैं, वहाँ पे जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसकी रेंज होती है 1250 से 1050 सेंटीमीटर इनवर्स और स्ट्रॉन्ग बैंड। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की आपकी आती है 1230 से 1020 पे मीडियम इंटेंसिटी का बैंड। जो OH है आपका एल्कोहलिक OH एल्कोहल वाला, उसका स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है आपको, ब्रॉड होता है बैंड वो 3650 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। और जनरली वो आपका क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंडेंट होता है। जैसे बॉन्डिंग है तो आपका अलग हो जाएगा, बॉन्डेड फ्री होएगा, फ्री वाले आपका जनरली ज़्यादा होता है, अगर जैसे आप करेंगे तो आपका वो डिक्रीज होता रहेगा। OH कार्बोक्सिलिक एसिड का और भी ब्रॉड मिलता है आपका, OH वाले एल्कोहल वाले OH के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक वाला OH आपका ज़्यादा ब्रॉड बैंड होता है 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पे। जो NH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो आपको मिलती है 3500 से 3300 पे मीडियम ब्रॉड बैंड। सपोज आपको जैसे दो मिल रही हैं आपको फंडामेंटल बैंड्स 3500 से 3300 के रीजन में, तो मीन्स आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है उसका आपको मिलता है 3300 से 2700 पे मीडियम बैंड। एक एप्लीकेशन इसकी ये भी है, जो दो टाइप की आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, उनमें भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं IF फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। अब जनरली क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें हमें ब्रॉड बैंड मिलता है, बल्कि और जो हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें हमें शार्प बैंड मिलता है। जैसे एग्जांपल आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, इसमें आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसमें हमें ब्रॉड बैंड मिलता है, लेकिन जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसमें हमें शार्प बैंड मिलता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं हम, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड की निकाल के। जैसे जाइलिन है आपका, मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब हमें पता है कि ऑर्थो मेटा और पैरा की अलग अलग आपकी फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं। ऑर्थो 740 सेंटीमीटर इनवर्स, मेटा 880 सेंटीमीटर इनवर्स और पैरा 830 सेंटीमीटर इनवर्स आपका। तो इससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा है, आपका कितना किस क्वांटिटी में आपका ऑर्थो है, मेटा है या फिर आपका पैरा। इंटेंसिटी से पता लग जाएगा कि कौन सा जाइलिन में कौन सा ज़्यादा अमाउंट में है। जिस बैंड की आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा में है। केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं IR रिएक्शन IR की हेल्प से। जैसे हम ये स्टडी कर सकते हैं, रिडक्शन कर रहे हैं हम ब्यूटेन 2 का ब्यूटेन 2 में, जो आपका कीटोन ग्रुप है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं OH ग्रुप में।
अब इसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं आईआर की हेल्प से। अब कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रही है इसकी, मीन्स आपका बताया था 1780 से 1650 रीजन में आता है आईआर का। अगर वहां से वो बैंड आपका खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है और 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपका बैंड अपीयर हो रहा है, तो मीन्स आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस में है। जब आपका यहाँ पे बैंड डिसअपियर हो जाएगा 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो आपका मीन्स आपका क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फुल्ली कार्बोनिल जितने भी आपके कार्बोनिल बॉन्ड्स थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए हैं आपके OH बॉन्ड्स में। कीटो इनोल टोटोमराइजेशन भी स्टडी कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है डाइकीटोन या कीटो एस्टर्स में। जैसे अब हमें ये पता है सिमिलर कि कीटो के आपके बैंड्स यहाँ पे आएंगे और जब इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो बैंड आपके आएंगे 3300 सेंटीमीटर और 1645 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और कीटो में आते हैं 1733 सेंटीमीटर इनवर्स और 1710 सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर ये बैंड डिसअपियर हो जाते हैं तो मीन्स आपका इनोल फॉर्म है। अगर 3300 वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मीन्स ज़्यादा इनोलेक फॉर्म में है। अगर 1733 वालों की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मीन्स आपका कीटो फॉर्म में है कंपाउंड ज़्यादा आपका। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम वो लेटर डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है जैसे आपका, हम उसको बेसिक बाद में दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होएगा आपका इस पे, आपका आईआर फ्रीक्वेंसीज पे, वो डिस्कस करेंगे। और देखो जब भी आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे आपका एग्जांपल दिखाएंगे हम आगे। अब हमारा क्या होता है जनरली अमाइड्स में क्या होता है, जो प्लस आई ग्रुप है, ये रहा हमारा आईआर। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे जो माइनस आई इफेक्ट होता है हमेशा वो क्या करता है आपका अपोज हाइयर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करेगा, और अगर प्लस आई है तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे। अगर इंडक्टिव डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या आएगा आपका जनरली कार्बन ऑक्सीजन का। जैसे अब आपका एसीटोन है, एसीटोन के कंपैरिजन में अगर हम कोई और ऐसा ग्रुप लगा दे जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो क्या होगा आपका कि वो आपका फ्रीक्वेंसी को लोअर कर देगा। लेकिन अगर आपका माइनस आई है तो आपका वो करेगा आपका इलेक्ट्रॉन को हाइयर फ्रीक्वेंसी पे ले जाएगा। जैसे क्लोरीन का आपका माइनस आई इफेक्ट होता है तो आपका वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ गई यहाँ पे। जैसे एसीटोन की 1715 सेंटीमीटर इनवर्स थी, क्लोरीन ग्रुप लगा दिया तो क्लोरीन के पास क्या होता है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है आपका, माइनस आई इफेक्ट होता है, तो आपका हाइयर फ्रीक्वेंसी जो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि वो ऑक्सीजन, इससे क्या होगा, जैसे अगर सपोज हम क्लोरीन लगा देते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे कोई आर ग्रुप होता जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक होता और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम हो जाती है। जैसे एसीटोन और एक हम सिंपल लें आपका, एसीटोन में एक और आपका कोई आर ग्रुप लगा दे तो उससे आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। ऐसे ही आपका रेजोनेंस, आपने ये ध्यान रखना मेन कार्बोनिल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को जो आपका इंक्रीज करे, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं जहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप, तो आपका क्या होता है उसमें आपका उसकी वजह से आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। और जब आपका ग्रुप आपका कार्बोनिल की स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, बॉन्ड की कार्बोनिल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये इतना ही था चैप्टर में। थैंक यू।